बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 16। आज हम एयर पोल्यूशन इसका आगाज कर रहे हैं। स्टूडेंट, एयर पोल्यूशन में आज हम पहले सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, हम 4 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स इनको स्टडी करेंगे, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं एंड हाइड्रोकार्बन्स। और हम इनके सोर्सेज और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स इनको डिस्कस करें। तो ये हम आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, हम ना 4 प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, हम इनके सोर्सेज, इनके हार्मफुल इफेक्ट्स उसको डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर ज्यादातर पूछा जा रहा होता है। आप इसको एमसीक्यू के लिहाज से, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पहले हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड में पहले आप इसकी प्रॉपर्टीज को देखें। प्रॉपर्टीज में आपके पास है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, अडोरलेस एंड हाईली टॉक्सिक पॉइजनस गैस। ये जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, अडोरलेस है और ये इंतहाई खतरनाक गैस है। दिस वन इज अ पॉइजनस गैस, ये एक जहरीली गैस है। और साथ ही साथ इट इज 3 टाइम्स लाइटर देन एयर, ये हवा से 3 गुना हल्की है। और थर्ड वन, दिस वन इज सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में हल होती। माय डियर स्टूडेंट, आपको ना ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। स्टूडेंट, नेचुरल सोर्सेज, हम ना सोर्सेज पर डिस्कस करेंगे कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर का, एयर का हिस्सा बनती है। इसमें कुछ नेचुरल सोर्सेज है और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज है, इंसानी सरगर्मियों की वजह से, इंसानी सरगर्मियों से भी कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द नेचुरल सोर्सेज जिनसे कार्बन मोनोऑक्साइड हवा का या एटमॉस्फेयर का, यानी ये एयर पोल्यूशन का बायस बनती है। स्टूडेंट, इसमें 3 चीजें आपने याद रखनी है। नेचुरल सोर्सेज में 3 चीजें आपने याद रखनी है। पहली बात, वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशफशां पहाड़, उनका फटना। दूसरा, नेचुरल गैस इमिशन, जब ना ये जो ऑर्गेनिक मैटर, इसके डिके से नेचुरल गैस ये एमिट होती है, साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। तीसरी चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जिसमें मीथेन एक आपके पास ग्रीन हाउस गैस के तौर पर मौजूद है। ये जो मीथेन है, इसकी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। ये 3 वो नेचुरल सोर्सेज, मैं दोबारा इनका जिक्र करूंगा। स्टूडेंट, पहली चीज वॉल्केनिक इरप्शन, आतिशफशां पहाड़, जब इनकी इरप्शन होती है तो बहुत बड़ी मिकदार में कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर में शामिल होती है। दूसरी चीज नेचुरल गैस इमिशन, जब डेड ऑर्गेनिक मैटर ये बहुत कम ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसका डिके होता है तो नेचुरल गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड नेचुरल गैस के साथ, मीथेन के साथ एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है। और तीसरी चीज, एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन, इसकी ऑक्सीडेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। आपने ये जो तीनों वे जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है, ये नेचुरल वेज है, इनको आपने याद करना। माय डियर स्टूडेंट, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड हवा का हिस्सा बन रही है। वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन का बायस बन रही है? इसमें पहली चीज, फ्यूल बर्निंग इन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मसलन मोटर व्हीकल्स है, रेलवेज है, एयरक्राफ्ट्स हैं। ये जो मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसपोर्टेशन, इसमें फ्यूल की बर्निंग हो रही है और उस बर्निंग के नतीजे में दीगर गैसेस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होती है। और इस जराए से ये जो ट्रांसपोर्टेशन है
ये तकरीबन 75% कार्बन मोनोऑक्साइड उसका ह्यूमन एक्टिविटी का सोर्स है। मोटर व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या मैं कह रहा हूं, मोटर व्हीकल्स हैं, रेलवेज हैं और एयरक्राफ्ट हैं, और ये जो है दीज आर मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ह्यूमन एक्टिविटी की बात कर रहा है। आप स्टूडेंट देखते हैं कि सारा दिन ये गाड़ियां चल रही हैं, इनका ये जो धुआं है इसमें दीगर गैसेस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल है। बिल्कुल इसी तरह ये जो रेलवे इंजन है ये भी बहुत बड़ा सोर्स है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट्स, ये मुख्तलिफ ट्रांसपोर्टेशन है जो हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन को, और ये मेजर सोर्स है, याद रखना है, ये 75% कार्बन मोनोऑक्साइड का ये सोर्स है। ये ना ये बात स्टूडेंट आपसे, ये जो 75% है ना, ये कई दफा एमसीक्यू भी पूछा गया। एमसीक्यू क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर सोर्स ऑफ CO इन एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन आपके पास आते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज ट्रांसपोर्टेशन, और यह भी याद रखना है कि यह 75% के तौर पर। दूसरी जो चीज स्टूडेंट आप याद रखेंगे ह्यूमन एक्टिविटीज में, दैट इज द फॉरेस्ट फायर, जंगलात की आग, कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। मैंने 3 बातें यहां पे की हैं। एक फॉरेस्ट फायर्स, जंगलात में लगने वाली आग, यह भी कार्बन मोनोऑक्साइड को हवा में शामिल करने का बायस मान रही है। दूसरी चीज जो आपके ज़हन में आनी, दैट इज द कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल। अब फॉसल फ्यूल में आपके पास क्या है, कोल है, आपके पास नेचुरल गैस है, आपके पास पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के डिफरेंट फ्रैक्शंस है जिसमें गैसोलीन है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है। ऑल दीज आर फॉसल फ्यूल, और इनकी कंबस्शन कार्बन मोनोऑक्साइड उसका हवा में एडिशन का बायस बने। और स्टूडेंट तीसरी चीज जो आप ज़हन में रखेंगे वो आपके पास है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी CO इसके एडिशन का बायस बन रही है। ये वो चीजें हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज के तौर पर हवा में शामिल हो रही है। इसके साथ साथ और भी कई चीजें, जरा उनको देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा, फॉसल फ्यूल की कंबस्शन के अलावा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा, एनी टाइप ऑफ फ्यूल बर्निंग इन इंडस्ट्रीज। आपके पास आयरन इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, आपके पास पेट्रोलियम, सीमेंट, ब्रिक किल्न्स, पेपर एंड पल्प। ये अगर आप देखेंगे ना, दीज आर वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इन इंडस्ट्रीज में डेफिनेटली इन इंडस्ट्री को चलने के लिए वहां पे फ्यूल बर्निंग हो रही है। कहीं पे नेचुरल गैस, जिसे हम सुई गैस कहते हैं, कहीं पे नेचुरल गैस उसकी बर्निंग हो रही है, कहीं पे डीजल की बर्निंग हो रही है, कहीं पे कोल की बर्निंग हो रही है। ये जो आपके पास ब्रिक लाइम है, ब्रिक किल्स है, जहां पे ये भट्ठाखश जिसे हम कह रहे होते हैं, जहां पे ये ईंटें इनको पकाया जाता है, इनमें कोल इस्तेमाल होता है। इसका मतलब वो इस तरह ये आपके पास पेपर इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। अब सीमेंट इंडस्ट्री में स्टूडेंट आपके पास नेचुरल गैस उसकी बर्निंग हो रही होती है। ये डिफरेंट टाइप्स का जो फ्यूल है, इसकी बर्निंग के नतीजे में भी CO ये हवा का हिस्सा बन रही है, ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन रही है। इन बातों को भी ज़हन में बिठाना। माय डियर स्टूडेंट, इसके बाद आपके पास इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड डिसोसिएशन ऑफ CO एट हाई टेम्परेचर। 2 बातें ज़हन में रखना। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मीथेन को लेना, जिसे हम नेचुरल गैस कहते हैं, अगर आप मीथेन की अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन करवाएंगे ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर आप इसी मीथेन की लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कंबस्शन करवाएंगे ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड वो भी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग इनकंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। और साथ ही साथ आप यह भी याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन से भी हाई टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये वो ह्यूमन एक्टिविटीज थी जिनकी बिना पर कार्बन मोनोऑक्साइड एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनती है। माय डियर स्टूडेंट, सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हमें एक और चीज भी याद रखनी, दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो है ना 3-4 जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं स्टूडेंट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में काफी दफा पूछेंगे। अब पहली बात,
मैंने यहां पे आपसे कहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, अडोरलेस एंड हाईली टॉक्सिक गैस। दिस वन इज अ पॉइजनस गैस, जहरीली गैस है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का एक्सपोजर एक खास पीरियड से ज्यादा हो जाए तो इट काजेज द डेथ, ये मौत का बायस बनती है। पहले देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड काजेज सफोकेशन इफ इनहेल्ड। अगर इसको इनहेल करें, ये सफोकेशन का बायस बनती है, सांस में घबराहट का बायस बन रही है। रीजन क्या है? रीजन जरा देखते जाएं। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स ब्लड हेमोग्लोबिन मोर स्ट्रांगली देन ऑक्सीजन। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये बहुत अहम है। एक्चुअली वर्किंग क्या है? वर्किंग ये है, अगर आप देखेंगे हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन है, ये हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बॉन्ड बनाती है और यूं हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को तमाम टिश्यूज तक कन्वे करती है। वहां पे सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जहां पे ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है और यूं एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, उसके लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन ब्लड के जरिए ऑक्सीजन को तमाम बॉडी टिश्यूज तक, बॉडी सेल्स तक पहुंचाती है। अब होता क्या है, अगर ऑक्सीजन के बजाय लंग्स में कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए, अब हेमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के जो साथ बॉन्ड है, वो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। लिहाजा अब जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन की बजाय वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बॉन्ड बना लेगी और यूं ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगी। जब सेल्स तक ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो डेफिनेटली रेस्पिरेशन सीज करेगी। एज ए रिजल्ट जो है ना, इवेंचुअली दैट कॉजेस द डेथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हेमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है, और यही वो मेन रीजन है जिसको आगे हम मुख्तलिफ स्टेप्स में डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, एक्सपोजर टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बहुत ज्यादा मिकदार उसको लंबे अरसे तक इनहेल कर रहे हैं, इट रिजल्ट्स द हेडेक, दर्द-ए-सर, फटीग, थकन, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी एंड इवेंचुअली द डेथ। ये चीज स्टूडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने ना अक्सर सर्दी के मौसम में अखबारात में ना कुछ न्यूज खबरें पढ़ी होंगी कि घर के अंदर कमरे में गैस का धुआं भर जाने से इतनी अमवात होगी, इतनी डेथ्स होगी। ये अक्सर आता है सर्दियों में। एक्चुअली हो क्या रहा है? होता यह है कि कमरे के अंदर हम ना जो सुई गैस है, जो नेचुरल गैस है, उसका हीटर जला देते। अब और हम ना विंडोज और जो डोर है इसको टाइटली, बिल्कुल एयर टाइट बंद कर देते हैं। अब होता क्या है? होता यह है कि वो जो रूम हीटर है उसके अंदर जो नेचुरल गैस है, आई मीन सुई गैस, अब वो जलती, उसकी कंबस्चन होती। उस कंबस्चन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब है कि शुरू में कमरे के अंदर हवा में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब वो ऑक्सीजन मुसलसल कंबस्चन में यूज हो रही है। अब कमरे में, यानी यहां पे अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता जा रहा है। अब क्या हुआ? विद द पैसेज ऑफ टाइम उस एयर टाइट रूम में हवा के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब जो ऑक्सीजन है ये अबंडेंट सप्लाई से लिमिटेड सप्लाई की तरफ चल पड़ी। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि अगर नेचुरल गैस CH4 मीथेन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेगी तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये भी कमरे के अंदर प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। मैंने 3 प्रॉपर्टीज आपको कार्बन मोनोऑक्साइड की बताई। दिस वन इज अ कलरलेस, दिस वन इज एन odorless एंड दिस वन इज अ टॉक्सिक पॉइजनस गैस। कलरलेस होने की वजह से प्रोड्यूस हुई कार्बन मोनोऑक्साइड लेकिन नजर नहीं आ रही है, कलरलेस है। odorless है, कोई स्मेल नहीं, कोई प्रोड्यूस हो रही है लेकिन उसकी स्मेल नहीं आ रही। और दिस वन इज द पॉइजनस। अब शुरू में क्या होगा? वो अफराद जो कमरे के अंदर मौजूद हैं, शुरू में वो बेहोश हो जाएंगे, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगी। लेकिन अगर ये पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाए,
काफी लंबे अरसे तक 5 से 6 घंटे अगर वो उसी कमरे में जिसमें ऑक्सीजन कम हो गई, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अगर वो 5 से 6 घंटे उसी कार्बन मोनोऑक्साइड के एनवायरनमेंट में रहेंगे, अब इवेंचुअली डेथ उनकी हो जाएगी। डेथ क्यों होगी वो मैंने आपको बता दिया कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अब वो हवा को इनहेल करेंगे तो लंग्स में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती जाएगी, और यूं अब हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं, अब हेमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बनेगा, और यूं हेमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन के कैरियर के तौर पर काम नहीं कर रही होगी, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और यूं अनकॉन्शियसनेस और इवेंचुअली दैट कॉजेस द डेथ। ये अक्सर देखा जाता है। तो इसका मतलब है हमें इस पे ये याद रखना स्टूडेंट, अवॉइड करना चाहिए। पहली तो बात है कि आप रूम हीटर सिर्फ उतनी देर तक चलाएं जितनी देर तक आप जाग रहे हैं, और उस दौरान आप ना विंडो, खिड़की या दरवाजा उसको खुला रखें ताकि फ्रेश एयर थोड़ी बहुत मिकदार में उसमें आती रहे। और दूसरी बात, जब आप सोने लगे आप उसको बिल्कुल टर्न ऑफ करके जाएं। ये चीजें आप ज़हन में बिठाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, एक और चीज, द कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन बी रिवर्स्ड बाय गिविंग हाई प्रेशर ऑक्सीजन। बार दफा ये हुआ है ना, अनकॉन्शियसनेस आ गई लेकिन अभी डेथ नहीं हुई, अभी मौत वाकई नहीं हुई, तो फिर क्या किया जाता है, उस बंदे को उसको ना हॉस्पिटल ले जाके प्योर ऑक्सीजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन उसको दी जाती है, और फिर वो कुछ देर के बाद वो उसके सेंसेस जो है ना वो बहाल हो जाते हैं। ये कुछ बातें थी, दीज आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास सोर्सेज एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बढ़ते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की तरफ। स्टूडेंट नंबर 2 पे हम ना नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, जिनको मैं NOx, नॉक्स, इससे, अब नॉक्स में नाइट्रोजन ऑक्साइड में मेरे पास जो है ना दो चीजें हैं, एक है NO, दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दिस वन इज अ गैस। साथ ही साथ एक और भी चीज है, दैट इज NO2, दिस वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी गैस है और ये रेडिश ब्राउन गैस है, ये दो चीजें। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, वैसे तो नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स है ना, मैं सिर्फ दो का यहां तज़किरा करूंगा, एक है NO और दूसरा NO2, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। माय डियर स्टूडेंट, पहले ना हम उन सोर्सेज को डिस्कस करेंगे जिनकी बिना पर ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं, नॉक्स जिनकी बिना पर एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं, नेचुरल सोर्सेज और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज। नेचुरल सोर्सेज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज बैक्टीरियल एक्शन प्रोड्यूसेस नॉक्स और मेनली NO। बैक्टीरियल एक्शन, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है ये हवा में मौजूद नाइट्रोजन उसको NO में और फिर NO2 में कन्वर्ट कर रहा है। और ये आप पैडी राइस में भी हमने पढ़ा था, ये डिफरेंट प्लांट्स, उनकी जो रूट्स है वहां भी ये जो बैक्टीरिया है ये NO या NO2 इसकी प्रोडक्शन का बायस बनते हैं, एंड दिस वन इज द नेचुरल वे। अगर आप ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करेंगे तो कमोवेश वही सोर्सेज है जिनकी, वही सोर्सेज जो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड में पढ़े, वही सोर्सेज जो आगे चल के हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे, जो सल्फर ऑक्साइड्स में हम पढ़ेंगे, तकरीबन मिलते जुलते हैं। मसलन ह्यूमन एक्टिविटीज में पहली आपके पास चीज आ गई, कंबस्टन ऑफ कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड गैसोलीन। अब इनको जरा आप देखेंगे ना, कोल को ले लो, ऑयल है, नेचुरल गैस और गैसोलीन, मैं इनको एक ही नाम दूं ना तो हम इन्हें कहते हैं फॉसल फ्यूल। तो फॉसल फ्यूल की कंबस्टन से एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ ये नॉक्स भी शामिल हो गए। लेकिन इसमें आप देख लें कि कैसे नाइट्रोजन कंपाउंड, उनकी ऑक्सीडेशन होती है, और ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है ये फॉसल फ्यूल में मौजूद है, यानी फॉसल फ्यूल उसके अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स मौजूद हैं
और जब फॉसल फ्यूल की कंबस्शन होती है तो उसके नतीजे में ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड है दे कन्वर्ट्स इनटू NO एंड NO2। स्टूडेंट, दूसरी बात, बर्निंग ऑफ फ्यूल, ये भी इंपॉर्टेंट है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इन इंटरनल कंबस्शन इंजन प्रोड्यूसेस NO2। NO ये जरा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन है। इसमें आप एयर और फ्यूल का मिक्सचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब होता है इसमें क्या है, इसमें उस फ्यूल की कंबस्शन होती है। अब उस कंबस्शन के दौरान हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO बना रही है। ये देखें, ये नाइट्रोजन जो हवा में मौजूद है, हमने क्या कहा कि इंटरनल कंबस्शन इंजन में हम क्या लेके गए, हम फ्यूल और एयर का मिक्सचर के लेके, और एयर कंटेन्स नाइट्रोजन। अब एयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इंटरनल कंबस्शन इंजन के अंदर हाई टेम्परेचर पर जब कंबस्शन होती है, बर्निंग होती है, NO प्रोड्यूस होता है। ये NO हवा में जाएगा, हवा में एग्जॉस्ट गैसेस के साथ साथ, और हवा में जाकर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और NO2 बनेगा। यानी ये बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंटरनल कंबस्शन इंजन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर दैट प्रोड्यूसेस द NO which further react with oxygen to produce the NO2, and this NO and NO2 they becomes a part of atmosphere. It is due to the human activity. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो अब बात बताने जा रहा हूं स्टूडेंट, ये अक्सर एग्जाम में बतौर MCQ पूछी जाती है। रेजिडेंस टाइम इन एटमॉस्फेयर, ये मैं इसको लिखूंगा कि दिस वन इज V raised पावर इंफिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत अहम है। और ये बात जो बताने जा रहा हूं ये अक्सर बतौर MCQ पूछा जाता है कि आप ना NO इसका एटमॉस्फेयर में रेजिडेंस टाइम क्या है, और फिर आपके पास NO2 है, इसका एटमॉस्फेयर में रेजिडेंस टाइम कितना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो NO इसका रेजिडेंस टाइम जो स्टूडेंट है वो है 4 डेज। 4 दिन के बाद ये ऑटोमेटिकली डिकंपोज हो जाती है। और NO2 का एटमॉस्फेयर में जो रेजिडेंस टाइम है वो है 3 डेज। ये जो मैंने बताया ना 3 डेज और 4 डेज, ये बतौर MCQ पूछा जाता है। तो इन दोनों का ना मिक्स नहीं करना। NO का रेजिडेंस टाइम 4 डेज, NO2 का 3 डेज। ये ना हो कि NO2 का 4 डेज का, मिक्स नहीं करना। माय डियर स्टूडेंट, आखिरी बात जो आप नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, फोटोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन के नतीजे में ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं जिन्हें हमने नॉक्स कहा, दे कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रिक एसिड। और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एसिड रेन के जरिए या डस्ट के जरिए ये नीचे जमीन पर आ जाते हैं। ये आखिरी पॉइंट आपसे इनमें बताया स्टूडेंट। ये सारी बातें मैंने की नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में। अब हम बढ़ते हैं सल्फर ऑक्साइड्स की तरफ। माय डियर स्टूडेंट, सल्फर ऑक्साइड्स जिन्हें हम कह रहे हैं सोज, SOZ, सल्फर ऑक्साइड्स। सल्फर ऑक्साइड में मैं 2 चीजें लूंगा, एक है SO2, दिस वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, एंड वी हैव द SO3, दिस वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, इनको मैं कहता हूं सोज, इन्हें मैं कहता हूं दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दीज आर सल्फर ऑक्साइड्स। वही बातें हम जानना चाहते हैं, वो कौन से सोर्सेज हैं जिनके जरिए ये एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनते हैं। नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, इंसानी सरगर्मियां कौन कौन सी हैं जिनके जरिए सल्फर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के हिस्सा बने। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल सोर्सेज। माय डियर स्टूडेंट, on global scale the main sources of sulfur oxide, that is the volcanoes, volcanic eruption के नतीजे में ये दोनों गैसेस बहुत बड़ी मिकदार में एटमॉस्फेयर के 67%, ये जो 67% है ना, इसको भी ज़हन में बिठाना है। दूसरी चीज, द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग गैसेस प्रोड्यूस बाय द डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ना बातों को समझा करें, रट्टा नहीं लगाना। ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन हुई, उससे कुछ गैसेस प्रोड्यूस हुई, उन गैसेस में सल्फर मौजूद है,
ऑर्गेनिक मैटर जो प्लांट्स भी हो सकते हैं, डेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन से कुछ गैसेस प्रोड्यूस हुई, दोज गैसेस कंटेन द सल्फर। अब वो जो गैसेस प्रोड्यूस हुई जिनमें सल्फर मौजूद है, उसके ऑक्सीडेशन से SO2 और SO3 प्रोड्यूस होते हैं। ये दो वो नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे सल्फर ऑक्साइड एटमॉस्फेयर के साथ। ह्यूमन एक्टिविटीज, बहुत लंबी लिस्ट। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज में पहली बात, कंबस्शन ऑफ कोल, जो कोयला है इसके जलने से भी, कोल जो है इसमें 1 to 9% सल्फर होता है, तो कोल की कंबस्शन से वो जो सल्फर है वो SO2 में कन्वर्ट हुआ। ये सल्फर दैट इज प्रेजेंट इन द कोल, कंबस्शन पर ये SO2 में कन्वर्ट हुआ। वो जो SO2 है वो फर्दर उसकी ऑक्सीडेशन हुई एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू SO3। अब कोल के साथ साथ क्रूड ऑयल एंड अदर फॉसिल्स फ्यूल इन पावर प्लांट्स, इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो पावर प्लांट्स में जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उसमें कोल है, क्रूड ऑयल है या दूसरे फॉसिल्स फ्यूल हैं, उनकी कंबस्शन से आपके पास SO2 और SO3 गैसेस प्रोड्यूस होती है। माय डियर स्टूडेंट, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स, यानी SO2 और SO3 के हार्मफुल इफेक्ट। ये भी एक दो दफा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। माय डियर स्टूडेंट, हार्मफुल इफेक्ट में के SO2 एंड SO3 दे हैव द पंजेंट अडोर, पंजेंट तेज चुभन वाली बू रखते हैं, तेज चुभन, पंजेंट अडोर, और इसकी वजह से दे आर वेरी इरिटेंट एंड दे आर सफोकेटिंग। पंजेंट अडोर जिसकी वजह से दे आर वेरी इरिटेटिंग और दे काजेस द सफोकेशन, दे आर सफोकेटिंग। दूसरी बात, सल्फर ऑक्साइड्स फॉर्म सल्फेट एरिसोल्स और इन एटमॉस्फेयर which causes severe respiratory trouble particularly among the older people। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सल्फर ऑक्साइड्स हैं ये सल्फेट एरोसोल प्रोड्यूस करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के जो हम डीऑडर यूज करते हैं, परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, या घर के अंदर ये जो इंसेक्ट्स हैं इनको किल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ना ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे होते हैं, इनमें ये सल्फेट एरोसोल जो हैं ये यूज हो रहे होते हैं। अब इनमें जब ये हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का बायस बनते हैं, खासतौर पर वो लोग जो उम्र के आखिरी हिस्से में होते हैं, उनमें ये सांस लेने में दिक्कत का बायस बनता है। माय डियर स्टूडेंट, एक लास्ट पॉइंट जो सल्फर ऑक्साइड्स में है वो है कि सल्फर डाइऑक्साइड, दिस वन इज द मेजर एसिड डेपोजिशन इन एटमॉस्फेयर। हमारा जो आने वाले दिनों में जो टॉपिक है दैट इज द एसिड रेन, दैट इज द स्मॉग। अब ये जो एसिड रेन है ना, एसिड रेन की दो बुनियादी वजूहात होगी, एक है सल्फ्यूरिक एसिड और एक है नाइट्रिक एसिड। एटमॉस्फेयर में जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है ना, दैट इज ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन SO2 एंड वाटर, उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। ये चीजें जो हैं आपने हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सल्फर ऑक्साइड उसमें डिस्कस करें। माय डियर स्टूडेंट, 3 चीजें हमने डिस्कस की अभी तक। हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को पढ़ा, हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड को पढ़ा, हमने सल्फर ऑक्साइड्स को पढ़ा। एक और प्राइमरी पोल्यूटेंट है, उसके सोर्स हमने, दैट इज द हाइड्रोकार्बन। अब हम हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट नंबर 4 पे हमारे पास है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स आपने ना चैप्टर 8 में अच्छी तरह इनको स्टडी किया है। कंपाउंड्स containing carbon and hydrogen only, they are called the hydrocarbons। और इसमें मैं एक का जरूर तज़किरा करूंगा और वो है CH4, that is मीथेन। ये हाइड्रोकार्बन में हमारे पास मीथेन आ गया जी। इसके अलावा और भी हैं अल्काइन और अल्केन भी हैं, अल्कीन भी हैं, अल्काइन भी है, वो भी इन्हीं हाइड्रोकार्बन कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट, हम हाइड्रोकार्बन के नेचुरल सोर्सेज और फिर ह्यूमन एक्टिविटीज इनको डिस्कस करना। नेचुरल सोर्सेज में आ जाए। नेचुरल सोर्सेज में हम कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन या अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज इमिटेड बाय डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स।
मुख्तलिफ जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, उनसे बहुत बड़ी मिकदार में हाइड्रोकार्बन जो है वो, हाँ हमने वो पढ़ा था ना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। अब फ्रूट्स राइपनिंग के दौरान जो फ्रूट है, जो राइपन फ्रूट है या प्लांट्स के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, वहां से ये इथीन गैस ये रिलीज होती है, और वो जो गैस है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट उसको सपोर्ट कर रही है। इस तरह डिफरेंट प्लांट्स, ट्रीज, इनके मुख्तलिफ पार्ट से ये डिफरेंट हाइड्रोकार्बन रिलीज एमिट होते हैं, और बहुत बड़ी मिकदार में इनकी एमिशन इन्हीं ट्रीज और प्लांट से ही होती है। स्टूडेंट, दूसरी चीज, पैडी फील्ड प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन। पैडी फील्ड जो फ्लडेड फील्ड है जिसमें पानी बहुत बड़ी मिकदार में है, तो पैडी फील्ड उसमें मीथेन बहुत बड़ी मिकदार में, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन वो प्रोड्यूस होती है। पैडी फील्ड में ना वो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग हो रही होती है, वहां पे ये मीथेन भी प्रोड्यूस होती है। माय डियर स्टूडेंट, anaerobic decomposition of organic matter by bacteria in water sediments and soils that also produces the methane। इसी की ये फर्दर जो है वो डिस्कशन। एनाएरोबिक डीकंपोजिशन, ऐसी डीकंपोजिशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है ऑर्गेनिक मैटर की, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। कहां पे? वाटर सेडिमेंट्स में या सॉइल में। आप देख सकते हैं वाटर सेडिमेंट्स या सॉइल, इसमें एनाएरोबिक डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हो रही है बैक्टीरिया की मदद से, और इसके नतीजे में भी मीथेन गैस प्रोड्यूस। मैं इसको ना इक्वेशन की शक्ल में लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा, ये आपके पास ऑर्गेनिक मैटर है, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से जहां कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वहीं पे मीथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है, ये भी प्रोड्यूस होती है। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ चीजें थी। दीज आर नेचुरल सोर्सेज विच एड हाइड्रोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, रेजिडेंस टाइम इन एटमॉस्फेयर। मैं ना हाइड्रोकार्बन में मीथेन का तज़किरा करता हूं। मीथेन का मीन रेजिडेंस टाइम ऑफ मीथेन, मीन रेजिडेंस टाइम स्टूडेंट ये कहा जाता है 3 से लेकर 7 साल, 3 to 7 years। This one is the mean residence time of methane। My dear student, ये MCQ पूछा जाता है, इसको ज़हन में रखना है। ह्यूमन एक्टिविटीज जिनकी बदौलत हाइड्रोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में ऐड हो रहे हैं, उसमें 2 का मैं तज़किरा करूंगा। एक है बर्निंग ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स। ये जो ऑटोमोबाइल्स है, गाड़ियां हैं, इनमें फ्यूल की बर्निंग से जो है और गैसेस, दीगर गैसेस के साथ साथ ये हाइड्रोकार्बन। पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसिनरेटर, रिफ्यूज बर्निंग एंड सॉल्वेंट एवेपोरेटर, ये भी है जो इमिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन का बायस बन रहा है। देख रहे हैं इनमें, ये आपका पेट्रोलियम है, कोल, वुड, इंसिनरेटर, रिफ्यूज बर्निंग और सॉल्वेंट, ये तमाम वो सोर्सेज है जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ये हाइड्रोकार्बन के एडिशन का बायस बन रहा है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जिसमें 4 डिफरेंट प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, उनके सोर्सेज का जिक्र किया। हमारे पास प्राइमरी पोल्यूटेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन ऑक्साइड थे, सल्फर ऑक्साइड थे, और लास्ट में हमने हाइड्रोकार्बन को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।